सेल साइकिल। बेटा जो सेल साइकिल हमारा टॉपिक है आज का, ये न्यू चैप्टर है हमारा। तो सेल साइकिल क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स कहते हैं मराहिल को, मुख्तलिफ वाक़यात को। ये उन वाक़यात की एक ऐसी तरतीब है। इन्वॉल्विंग का मतलब होता है शामिल करना, या इंक्लूडिंग आप लिख सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग द सेल ग्रोथ या ग्रोथ पीरियड। सेल ग्रोथ पीरियड लिख लेते हैं। पीरियड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। फॉलोड बाय, फॉलोड का मतलब है इन सब के बाद जो चीज होगी। फॉलोड बाय द, इसके बाद जो होने जा रहा है सेल डिवीजन, इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। देखो बड़ी आसान सी बात की गई है कि ये उन इवेंट्स का एक सीक्वेंस है जिनके अंदर ये काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? पहला इवेंट है कि सेल का ग्रोथ जो होगी, साइज में इंक्रीज होगा, जो जो एनर्जी इकट्ठी करनी है वो कर लेगा, तो दैट विल बी द ग्रोथ पीरियड। उसके बाद अगला जो काम होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। ये सारा काम जो है उसको हम नाम दे रहे हैं किस चीज का? सेल साइकिल का। कि भी सेल की साइकिल हो रही है, सेल जो है वो बार बार इन फेजेस से गुजरता है। बेटा सेल साइकिल को हम डिवाइड कर देते हैं दो फेजेस के अंदर। एक फेज है हमारे पास इंटरफेज, इंटरफेज, जबकि दूसरा जो फेज है दैट इज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, एम फेज कह सकते हैं और इसको आई फेज कह सकते हैं। इंटरफेज जो है आप लोग कहते हैं इट इज अ टाइम ऑफ इंटरवल। टाइम इंटरवल कह लें, सिंपल सी बात। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स। वो जो दो कंसेक्टिव डिवीजन्स होती हूं, सेल डिवीजन, उनके दरमियानी जो वक्फा होता है सेल्स का, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? इंटरफेज का नाम देते हैं। इंटर का मतलब दरमियान में, फेज मीन मरला, वो मरला जो दो सेल डिवीजन के दरमियान में। माइटोटिक फेज आप लोग कहेंगे इट इज द फेज ऑफ डिवीजन, कि जब सेल क्या हो जाता है? फेज ऑफ डिवीजन, मतलब सेल डिवाइड होकर दो में तब्दील हो जाएगा या डॉटर सेल्स बना देगा। फिर उसको हम नाम देंगे माइटोटिक फेज। अब हम बात करते हैं इंटरफेज की, कि यहां तो मैंने लिख दिया कि इट इज अ टाइम पीरियड या लाइफ पीरियड या जो भी कुछ आप लिखें, इंटरवल है बिटवीन द टू कंसेक्टिव डिवीजन्स। इंटरवल इंटरफेज हो गया। लेकिन इसमें आपने ये कहना है कि इसमें ज़हरी तौर पर कोई डिवीजन नहीं हो रही है। इसमें ज़हरी तौर पर कोई डिवीजन नहीं हो रही है। उसके दरमियान में जो जो काम होना है, एक डिवीजन हो चुकी, फिर दोबारा जाकर इस सेल ने डिवाइड होना है। उन सेल ने जब डिवाइड होना है, इस दरमियानी फेज को, वक्फे को हम नाम देते हैं किसका? इंटरफेज का। सो हम कहते हैं अपेरेंटली देयर इज नो डिवीजन, इट इज अ नॉन अपेरेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें माइटोटिक फेज के अंदर सेल डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज को। बेटा इंटरफेज क्या है हमारे पास? इंटरफेज को मिस टेकनली या मिसलीडिंगली, गलती से इसको जो है तस्वुर किया जाता है कि इट इज एक्चुअली द रेस्टिंग फेज। इसको तस्वुर किया जाता है कि ये कौन सा फेज है? रेस्टिंग फेज है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये मिसलीडिंगली या मिस्टेकनली, लफ्ज़ मिस्टेकनली का मतलब है गलती से जो लिया गया, गलती से इसको कहा जाता है कि रेस्टिंग फेज है, हालांकि ये रेस्टिंग फेज नहीं है। इट इज अ फेज ऑफ ग्रेट एक्टिविटी। ये किसका फेज है? फेज ऑफ ग्रेट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटीज? बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। इसलिए हम बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं तीन फर्दर फेजेस के अंदर। नंबर 1 आप लोग कहेंगे इसका जो सबसे पहला फेज है G1 फेज। G1 फेज, G फॉर गैप, G फॉर गैप, गैप जो होता है, गैप वक्फा, पहले वक्फे का फेज। अब इस गैप के अंदर आपने माने ये लिखना है कि गैप 1 है या फर्स्ट गैप है।
लेकिन एक्चुअली इस जी को आपने ये जाहिर करना है कि इट इज अ ग्रोथ फेज, जी फॉर ग्रोथ। तो बड़े इसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें सेल क्या करता है, ग्रो इन साइज, सेल जो है वो साइज में ग्रो कर लेता है। दूसरा, सेल जो है अपने पास एनर्जी वगैरह वो इकट्ठी कर लेता है, एनर्जी को आप कहें स्टोर कर लेगा। इसी तरह से उसने जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह इकट्ठे करने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह उनको स्टोर कर लेगा, क्योंकि अगला जो फेज होगा वो सिंथेसिस ऑफ द डीएनए होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वो फेज होगा, न्यूक्लियोटाइड्स स्टोर होंगे। और इसी तरह से आप एंजाइम्स भी लिख सकते हैं, एंजाइम्स हो गए, वो सारी चीजें भी स्टोर हो जाएंगी। ये जो फेज है दिस इज कॉल्ड एज G1 फेज। G1 फेज में सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि सफर के अगले मरहले में उसके साथ ये मुश्किलात पेश आ सकती है, लिहाजा उसने अपना रखते सफर, वो जो सामान है सफर के लिए, उसको बांध लिया, पैक कर लिया, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी जो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है वो सारी उसने अच्छे से तैयार कर ली, क्योंकि सेल ने आगे बढ़ना है। पहला स्टेप है, किसका ये स्टेप है, इंटरफेज का, G1 फेज। उसके बाद अगला जो फेज है दैट इज S फेज। कौन सा है बेटा, S फेज, S फॉर द सिंथेसिस, S फॉर सिंथेसिस, ये सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज क्या होता है कि जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी। डीएनए के आपने देखा न्यूक्लियोटाइड्स, एनर्जी, एंजाइम वो सारे इकट्ठे कर लिए थे G1 फेज में। तो अब अपना जो S फेज है उसके अंदर डीएनए की क्या होगी, यहां पर रेप्लिकेशन हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी, रेप्लिकेशन हो जाएगी डीएनए की, डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स वो सारे इकट्ठे होकर वो क्या कर देंगे, आप लोग यहां पर लिखेंगे कि वो सारे इकट्ठे होकर अब उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने डीएनए को बना लिया। सो डीएनए की जब डबलिंग होती है तो पहले जो क्रोमोसोम होता है आमतौर पर वो क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है। जब डीएनए डबल हो गया तो क्रोमोसोम भी क्या हो जाता है बेटा, वो भी उसके क्रोमेटिड्स भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ये पहले जो था सिंगल क्रोमेटिड रखने वाला एक क्रोमोसोम था, अब क्या है हमारे पास, ये बाकायदा तौर पर आप बताएंगे यहां, अब सिंगल क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल हो चुका। ये क्रोमेटिड के पास जैसा डीएनए था बिल्कुल अब उस तरह के डीएनए वाला दूसरा क्रोमेटिड भी बन गया। समझ आ गई ये बात, ये हमारे पास है डीएनए रेप्लिकेशन जो ही कंप्लीट होती है, एस फेज कंप्लीट। अगला जो फेज है दैट इज G2 फेज। कौन सा फेज है बेटा, G2 फेज। अब G2 फेज के अंदर रिमेनिंग दिस इज द फर्दर ग्रोथ, यहां पर जितनी ग्रोथ करनी है सेल ने ग्रो करेगा, ग्रो करके उस सेल ने मतलब ये शो करना है कि जी अब वो तैयार है किस काम के लिए, डिवाइड होने के लिए। लिहाजा यहां पर जो आगे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, सो आप कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए जो ट्यूब्यूल्स, जो प्रोटीन्स होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ट्यूबुलर प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ठीक है जी, ट्रोपोमायोसिन और इसी तरह से ट्रोपोनिन वगैरह, वो सारी क्या हो जाएंगी, यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी। वो सारी प्रोटीन्स यहां पर इकट्ठी हो, क्योंकि उन्होंने स्पिंडल्स को बनाना है। सो ट्यूबुलिन भी एक प्रोटीन है। ट्यूबुलिन आप लोगों ने पढ़ी थी जब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, बेटा वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। नाउ द सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर द एम फेज। अब अगले फेज के लिए जिसमें उसने डिवाइड होना है उसके लिए वो तैयार हो चुका है। ये जो सारे फेजेस हैं इनको मिल मिला के हम किसका नाम देते हैं, इंटरफेज का। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि ये मिसलीडिंगली, गलती से या गलत फहमी की बुनियाद पर इसको क्या तस्वर किया जाता है, रेस्टिंग फेज। हालांकि ये रेस्टिंग फेज नहीं है, जैसे कि आपने देखा ये क्या है, इट इज अ फेज ऑफ ग्रेट केमिकल एक्टिविटी, ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो हो रही है। अब उसके बाद अगला फेज कौन सा होना है, सेल ने डिवाइड हो जाना है। उस सारे को अगर हम सेल साइकिल को जरा यूं शो कर दें एक फ्लो शीट की सूरत में, 2 नंबर का ये सवाल पहले भी आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, आप लोगों को भी आना चाहिए, ये जरा नोट कर ले बेटा। ये एक सेल है,
और इसके पास आप लोगों ने ये शो करना है कि एक क्रोमोसोम, इट इज अ सेल हैविंग वन क्रोमोसोम। हम हैप्लॉइड सेल शो कर रहे हैं, जैसा भी सेल है वो शो। अब इसने बेटा एक फेज से गुजरना है, उस फेज का नाम क्या है? ये मैं पहले एक साइक्लिक फॉर्म बना दूं इसकी। साइकिल की सूरत में कुछ निकल आया। अब ये एक फेज है, वहां उसमें इसने कन्वर्ट होना है, इसने ग्रो करना है। इस फेज का हम नाम रख लेते हैं G1 फेज। ये कौन सा फेज है बेटा? G1 फेज है। इसमें सेल ग्रो करता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल बड़ा हो जाता है। और ग्रोथ वाले सेल को अब आपने उसके साइज को जरा बड़ा करके दिखाना है। सेल का साइज जो है वो क्या हो चुका? बड़ा हो चुका। सेल का साइज बड़ा हो गया, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कम ज्यादा नहीं हुई है। फिर आप लोग दिखाते हैं अगला फेज। ये अब आपके पास एस फेज है। एस फेज के अंदर यहां से लेकर यहां तक क्या होता है कि साइज तो उसका बड़ा बड़ा, लेकिन साथ में यहां पर एप्लीकेशन होती है किसकी बेटा? डीएनए की। अब जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, यहां लिख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसके बाद क्रोमोसोम्स को कुछ आप यूं दिखा देंगे कि अब ये क्रोमोसोम की तादाद क्या हो चुकी? डबल हो गई है। ठीक है, तो सिंगल क्रोमोसोम से डबल हुआ, एस फेज कंप्लीट। अगला जो फेज है वो कौन सा फेज है? दैट इज द G2 फेज। यहां से आगे आप दिखा देंगे ये G2 फेज है, जो उसकी फर्दर डेवलपमेंट होनी है G2 फेज। जो जो एनर्जी, एंजाइम चीजें इकट्ठी करनी है वो इकट्ठी कर लेगा, सेल इस तरह से, और ये आपने ऐसे बना। अब उसके बाद जो अगला फेज है सेल साइकिल का, अगला फेज है एम फेज। एम फेज के अंदर मैंने कहा कि सेल डिवाइड होना शुरू करता है, लिहाजा पहले आप यूं दिखा दें, और फिर इसके दो सेल्स बना दें, एक ये सेल बनेगा, एक ये सेल। ये सारा जो फेज है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द एम फेज। एम फॉर माइटोटिक फेज। अब ये जो सेल बना ये वाला, ये भी डॉटर सेल है, और ये वाला भी डॉटर सेल है, ये दोनों डॉटर सेल्स हैं। फंजाई है हमारे पास, यीस्ट वगैरह, उसका एक जो सेल होता है उसका पूरा सेल साइकिल गुजर जाता है, वो 90 मिनट में तकसीम हो जाता है। कितने मिनट्स में बेटा? 90 मिनट्स में। फंगस का सेल है, उसकी एवरेज सेल साइकिल की उम्र बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। यहां से देखिए ये सेल बन चुका, माइटोसिस हो चुकी। अब ये इन फेजेस से गुजर कर जब दोबारा तकसीम होने के काबिल होगा,
ये जो सारा दरमियानी डिस्टेंस होगा, फासला होगा, ये इंटरफेज कहलाएगा। आपने कहा ना टू कंसेक्टिव डिवीजन, एक दफा ये डिवाइड होकर ये तकसीम के प्रोसेस से गुजर के डाटा सेल बना। अब यहां से लेकर खुद ये मैच्योर होकर जब तकसीम होगा, उस वक्त तक का जो दरमियानी फासला है, दरमियानी जो वो फेज है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। क्लियर है बेटा? अब इंटरफेज आप लोगों ने देखा, मैंने कहा कि टोटल जो सेल साइकिल है फंजाई में, यीस्ट के अंदर, वो 90 मिनट में पूरा होता है। लेकिन एक ह्यूमन का जो सेल है वो आमतौर पर 24 घंटे में तकसीम होता है, 24 आवर्स। इसमें 9 घंटे लग जाते हैं, किसमें? 9 आवर्स आप लोग लिखेंगे किसके अंदर बेटा? 9 आवर्स लगते हैं G1 फेज में। 10 आवर्स लग जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं तकरीबन S फेज में, जबकि 30 मिनट लग जाते हैं किसमें? 30 मिनट्स इसमें लग जाते हैं बेटा M फेज में। बाकी हमारे पास कितना रहता है? 9 और 10 19 घंटे और 30 मिनट ये लग गए। बाकी कितना बचा? तकरीबन कोई 19 जब चले गए तो आपके पास 4 घंटे और मेरे ख्याल में 30 मिनट्स रहते हैं, ऐसे ना? 4 घंटे और 30 मिनट में कौन होता है? G2 फेज होता है। ये सारा हमारा था सेल साइकिल, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स थे, आप लोगों ने देखे। एक और बात, बाज़ औक़ात, अब जरा तवज्जो से सुनिए बात को, जब माइटोसिस हो जाती है ना, जो सेल्स बनते हैं डॉटर सेल्स, क्योंकि माइटोसिस से गुजर चुके हैं, जब सेल माइटोसिस से गुजर चुके हों, उसके माइटोसिस के बाद उनको हम बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक सेल्स। दे आर कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक सेल्स। Sometimes the post mitotic cell enter into a phase of inactivity। बाज़ औक़ात वो ऐसे फेज के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहां पर कोई भी काम नहीं होता और वो बगैर किसी एक्टिविटी के उस फेज में पड़े रहते हैं। उस फेज में चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, या फिर बाज़ औक़ात फॉर लाइफ। जैसे हमारे कॉर्निया के जो सेल्स हैं, हमारी आंख की जो कॉर्निया है, उसके जो सेल्स हैं वो एक दफा जब डिफरेंशिएट हो गए हैं, वो फॉर एवर आपकी आंख के वो सेल्स वैसे के वैसे रहेंगे, वो कभी भी उस फेज से बाहर नहीं आते, मतलब दोबारा उनमें तकसीम का प्रोसेस नहीं होता। ऐसे फेज का नाम है G0 फेज। क्या नाम है बेटा? G0 फेज। तो वो बाज़ औक़ात जो पोस्ट माइटोटिक सेल्स हैं, दे एंटर इनटू अ फेज ऑफ नो एक्टिविटी। वो फेज ऑफ नो एक्टिविटी में दाखिल हो जाते हैं। That phase of no activity is called as G0 phase। ये हमारा आज का टॉपिक था।